मुंबई, ये शहर सिर्फ सपनों का नहीं है, यहाँ डर भी पलता है। कहते हैं ना, जहाँ ज्यादा रोशनी होती है वहाँ साया और भी गहरा होता है। 1997 की वो सुबह कुछ अलग ही थी। मुंबई पुलिस के जॉइंट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर अजीब सी खामोशी थी। मीडिया की भीड़ थी, कैमरे ऑन थे, रिपोर्टर माइक संभाल रहे थे और उसी भीड़ में एक आदमी खड़ा था, एक बिल्डर, चेहरा पीला पड़ा हुआ, पसीने से भीगा हुआ, आंखों में डर ऐसा जैसे मौत सामने खड़ी हो। वो कांपती आवाज में बस एक ही बात दोहरा रहा था, सर मुझे बचा लीजिए, वो मुझे जान से मार डालेगा। पुलिस वाले उसे अंदर ले ही जा रहे थे कि तभी एक कॉल आया और कुछ सेकंड बाद पूरे माहौल की हवा ही बदल गई। किसी ने चीख कर कहा, सदा मामा गया। ये सुनते ही वो कांपता हुआ बिल्डर जोर से हंसा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन वो आंसू डर के नहीं, राहत के थे, जैसे किसी ने उसके सीने से 100 किलो का बोझ हटा दिया हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सदा मामा था कौन? नाम सुनते ही बड़े बड़े बिल्डर्स, लोकल पॉलिटिशियन और यहां तक कि कई पुलिस वाले भी सहम जाते थे। वो कोई फिल्मी विलन नहीं था, असली जिंदगी का राक्षस था। न शराफत में यकीन, न इंसानियत में भरोसा। उसके लिए बस 2 चीजें मायने रखती थीं, डर और दबदबा। सदा मामा यानी सदानंद पावले, एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे गली के लौंडे से लेकर पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया। लेकिन वो ऐसा बना कैसे? कोई पैदा नहीं होता डॉन बनकर, हालात बनाते हैं। उसके अंदर एक जुनून था, दूसरों को झुकाने का। पहले छोटे मोटे धंधे, फिर उगाही और फिर बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स में पार्टनरशिप के नाम पर सीधा कब्जा। कई बार तो बिल्डर खुद अपने प्रोजेक्ट सदा मामा को ऑफर कर देते थे, सिर्फ इसलिए कि उनका काम बिना धमकी के निकल जाए। देखो भाऊ, प्रॉफिट तुम रखो, जान हमारी बची रहे। ऐसी बातें उसके सामने आम थीं। लेकिन जब उसकी भूख बढ़ने लगी, तब उसका खौफ भी बढ़ने लगा। उसने सिर्फ प्रॉपर्टी ही नहीं, इंसानों की भी कीमत लगानी शुरू कर दी। जो ना माने, उसके लिए गोलियां तय थीं। मुंबई पुलिस के स्पेशल एनकाउंटर दस्ते को जब यह एहसास हुआ कि सदा मामा अब हद पार कर चुका है, तब सारे टॉप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट एक साथ एक्टिवेट हुए। हर इलाका कवर हुआ, हर मुखबिर को अलर्ट किया गया। और फिर महीनों की तैयारी के बाद एक दिन वो खबर आई जिसने पूरे शहर को हिला दिया। सदा मामा एनकाउंटर में ढेर। वो आदमी जिसने खुद को खुदा समझ लिया था, एक ही झटके में खाक हो गया। उसके खत्म होते ही शहर में सन्नाटा नहीं, सुकून फैल गया। लोग चैन की नींद सोने लगे, बिल्डर्स फिर से अपने ऑफिस आने लगे और पुलिस, उन्हें भी पहली बार ऐसा लगा जैसे उन्होंने कोई बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन पीछे छूट गई एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि कैसे एक आम लड़का हालातों की चक्की में पिसते पिसते खून और खौफ की दुनिया का बादशाह बन बैठा, और फिर कैसे उस सत्ता को खत्म किया गया एक एनकाउंटर में। यह कहानी है उस शख्स की जिसे दुनिया ने जाना सदा मामा के नाम से। मुंबई का दगड़ी चौल, एक ऐसी जगह जहां हर गली, हर मोड़ और हर दीवार किसी न किसी जुर्म की कहानी कहती थी। यही वो इलाका था जहां सदा मामा, असली नाम सदानंद पावले, पैदा हुआ और बड़ा हुआ। ये चौल सिर्फ रहने की जगह नहीं थी, ये थी गुंडों की यूनिवर्सिटी। यहाँ के लोग नींद में भी BRA गैंग का नाम सुनकर चौंक जाते थे। बाबू रेसिम, रामा नायक और अरुण गवली, इन तीनों का आतंक इतना था कि लोग दिन में भी परछाइयों से डरने लगे थे। दाऊद इब्राहिम के आने से पहले मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अगर किसी का सिक्का चलता था तो वो था BRA गैंग। इस चौल के एक कोने में बना था एक पुराना जिम। बाहर से तो आम जिम जैसा दिखता था, लेकिन अंदर ये था एक ऐसा अखाड़ा जहां हिंसा सीखी जाती थी, बदले की आग में पसीना बहाया जाता था। BRA गैंग के सारे छोटे बड़े गुंडे यहां कसरत करने नहीं, अपने अंदर की वहशत को और धार देने आते थे। यहीं पर सदा ने भी अपने बदन को लोहे जैसा सख्त बनाया, लेकिन उसके लिए जिम सिर्फ मसल्स बनाने की जगह नहीं थी। वो यहां से सीख रहा था कि कैसे ताकत को डर में और डर को इज्जत में बदला जाता है। शुरुआत में सदा बाकी लड़कों की तरह ही था, थोड़ा बिगड़ा हुआ, थोड़ा झगड़ालू, लेकिन वक्त के साथ उसका गुस्सा, उसका हिंसक रवैया बाकी सबसे अलग हो गया। कोई उसे आंख दिखा दे तो सरेआम सड़क पर पीट देता था। उसकी मार में इतनी वहशत होती थी कि लोग उसका नाम सुनते ही रास्ता बदल लेते थे। अबे, सदा मामा से उलझना मतलब सीधे मौत को बुलावा देना है। ये बात दगड़ी चौल के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जुबान पर थी।
जो भी उसे रोकने की कोशिश करता वो या तो अस्पताल पहुंचता या फिर सीधा गायब हो जाता। धीरे धीरे वो लड़का जो कभी बाकी सब की तरह था अब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अपना नाम बना रहा था। एक ऐसा नाम जिससे आने वाले सालों में पुलिस से लेकर बिल्डर और गैंगस्टर तक कांपने लगते। तब दगड़ी चौल की गलियों में सिर्फ नाम चलता था, सदा मामा का नाम। कोई रास्ता रोकता तो उसे उठाकर फेंक देता, कोई आंख दिखाता तो वहीं जमीन पर रगड़ देता। सदा मामा अब सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो चौल की धड़कनों में खौफ बन चुका था। वो लड़का जो कभी गुस्से में एक थप्पड़ से काम चला लेता था अब बिना कुछ सोचे सीधा वार करता था, और वार ऐसा कि सामने वाला उठ ही न पाए। वक्त बीतता गया और सदा मामा बीआरए गैंग के लिए एकदम परफेक्ट बंदा बन गया। एक ऐसा आदमी जिसे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती थी, बस इशारा काफी होता। उसकी यही बेरहम सोच और फुर्ती उसे चौल की दीवारों से निकालकर पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में चर्चित कर चुकी थी। मगर असली तूफान तो अभी बाकी था। 1990 के दशक की शुरुआत में जब अरुण गवली अपने भाई पापा गवली की हत्या से टूट चुका था, तब उसने कसम खाई कि वो किसी भी कीमत पर बदला लेकर रहेगा। उसी दौर में सदा मामा ने गवली की गैंग में अपनी एंट्री मारी। वह वक्त ऐसा था जब गवली अपने भरोसेमंद लोगों की टीम बना रहा था, और सदा जिसकी आंखों में गुस्सा और दिमाग में चालाकी थी बिल्कुल फिट बैठता था। जिसने पापा को मारा है ना, वो जिंदा नहीं बचेगा। एक रात गवली ने दगड़ी चौल की छत पर बैठकर कहा। सामने सदा मामा बैठा था, हाथ में बीड़ी और आंखों में आग। नाम बता दो, बाकी मैं देख लूंगा, उसने बिना झिझक जवाब दिया। अब निशाना था मनोज कुलकर्णी, जिसे पापा गवली की मौत का जिम्मेदार माना जा रहा था। असल में हमला दाऊद के लोगों ने किया था, लेकिन जब वार हुआ तो कुलकर्णी उसी गाड़ी में था। शक की सुई उसी पर आ गई। गवली गैंग अब कुलकर्णी को ढूंढने में जुट गया था। सदा मामा और विजय तरे को यह जिम्मेदारी दी गई, इसे ढूंढो, खींच कर लाओ, चाहे जैसे भी हो। तब सदा मामा ने जो किया, उसने उसे सीधे पुलिस की नजर में ला खड़ा किया। उसने खुद को पुलिस वाले की तरह पेश किया, एकदम पूरी प्लानिंग के साथ। फर्जी यूनिफॉर्म, नकली बैज और एक स्क्रिप्ट जो किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं थी। एसीपी हूं मैं, तेरा नाम मनोज है ना, हमें तुझसे पूछताछ करनी है, चलो हमारे साथ। यह कहते हुए सदा मामा ने कुलकर्णी को पकड़ लिया। कुलकर्णी कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसे कार में ठूंस दिया गया। रास्ते में उसके हाथ बांध दिए गए, और जब आंखों से पट्टी हटाई तो वो दगड़ी चौल के उसी जिम में था जहां कभी सदा ने मसल्स बनाए थे। अब वही जिम कुलकर्णी की सजा का अड्डा बन चुका था। कौन था? किसने मारा पापा को? बोल, वरना यहां से सीधा बॉडी ही जाएगी। सदा ने कुलकर्णी को धमकाया। सामने दो लोग और खड़े थे, गवली के खास। सब चुप, लेकिन आंखों में खून। इस प्लान ने सदा को एक लेवल ऊपर पहुंचा दिया। अब वो सिर्फ लड़ाई करने वाला गुंडा नहीं रहा, अब वो प्लान बनाता था, लोगों को जाल में फंसाता था। लेकिन इसी चालाकी ने उसे पुलिस की हिट लिस्ट में भी डाल दिया। एनकाउंटर स्पेशलिस्टों की लिस्ट में अब एक और नाम जुड़ गया था, सदा पावले उर्फ सदा मामा। दगड़ी चौल की गलियों में उस दिन सन्नाटा कुछ ज्यादा ही भारी था। कुलकर्णी की चीखें दीवारों से टकराकर जैसे पूरी चौल को जगा रही थीं। सदा मामा ने उसे ऐसे पीटा जैसे उसका अपना कोई पुराना हिसाब चुकता कर रहा हो। लोग खिड़कियों से झांकने की हिम्मत भी नहीं कर रहे थे। हर कोई जान गया था कि अब सदा मामा सिर्फ एक गुंडा नहीं, बल्कि एक खौफ का नाम बन चुका है। ये वो मोड़ था जहां से उसकी दहशत ने सिर्फ दगड़ी चौल नहीं, पूरे मुंबई अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। उसके बाद जो हुआ उसने साबित कर दिया कि सदा मामा सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी खेलता है। पहली बार जब उसका नाम बड़े अपराधियों की लिस्ट में आया, वो एक बिल्डर के अपहरण और हत्या के मामले में था। बात बस इतनी थी कि उस बिल्डर ने सदा मामा को हफ्ता देने से मना कर दिया था। उसे लगा कि उसका अरुण गवली से कनेक्शन उसे बचा लेगा, लेकिन सदा मामा को किसी के रिश्तों की परवाह नहीं थी। उसने कहा था, अपूर्ण को कोई उंगली दिखाए तो अपूर्ण पूरा हाथ तोड़ देता है। बिल्डर को उठा लिया गया और सीधा दगड़ी चौल लाया गया। वहां जो हुआ वो सुनकर लोगों की रूह कांप गई। बेटे ने जब अपने बाप को इस हाल में देखा तो हाथ जोड़कर बोला, भाई पैसा चाहिए था ना, ले लो, बस अब जाने दो पापा को। लेकिन सदा मामा सिर्फ पैसों से नहीं, इज्जत और दबदबे से खेलता था। पैसा तो ले लिया गया, पर बिल्डर की लाश ही उसके घर पहुंची। ये खबर पूरे मुंबई में जंगल की आग की तरह फैली। अब हर बिल्डर जानता था
सदा मामा को हल्के में लेना मौत को न्योता देना है। पर मामा का खून अब और गर्म हो चुका था। उसकी अगली कहानी उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। इस बार निशाने पर था वल्लभ, जो खुद को अरुण गवली का खास मानता था। उसने भी रंगदारी देने से इनकार कर दिया था और खुलेआम बोला, सदा अगर अपनी औकात भूल गया है तो गवली उसे रास्ते पर ले आएगा। लेकिन सदा मामा को अब किसी की परवाह नहीं थी, न गवली की न उसके आदेशों की। उसने साफ कह दिया, अपूर्ण खुद का बॉस है, गवली भी मुझसे लाइन में बात करता है। और फिर वल्लभ का भी वही हश्र हुआ जो उस बिल्डर का हुआ था। दिन दहाड़े उसका सफाया कर दिया गया। अब सदा मामा सिर्फ एक गैंग का हिस्सा नहीं, बल्कि अपने आप में एक गैंग बन चुका था, बेखौफ, बेकाबू और बिल्कुल बेरहम। अगर आप इस तरह की असली और सच्ची गैंगस्टर कहानियां देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा, क्या आपने कभी दगड़ी चौल का नाम सुना था? वल्लभ का खून होते ही सदा मामा की पहचान दगड़ी चौल के लोकल बदमाश से निकलकर पूरे मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक नए आतंक के रूप में फैल गई। अब वो कोई मामूली गुंडा नहीं था, अब वो था एक ऐसा नाम जो हर बिल्डर की नींद उड़ाने लगा। कोई भी गैंग हो, कोई भी इलाका, सदा मामा के नाम पर लोग कांपने लगे थे। उसकी हरकतें अब सिर्फ बाउंसर भेजने तक नहीं रहीं, वो अब सीधे लोगों की जिंदगियों का फैसला करने लगा था, अपने हिसाब से। कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी थी जहां सदा मामा का खौफ किसी मोहल्ले तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरा शहर उसकी साया महसूस करने लगा था। अबे वो सदा मामा है ना? अरे उसके सामने तो बड़े बड़े गवली के आदमी भी चुप रहते हैं। ऐसी बातें पान ठेलों और बिल्डर ऑफिसों में आम होने लगी थीं। साल 1998 और 1999 के बीच सदा मामा ने कई ऐसे काम किए जो उसे सीधे मुंबई पुलिस के रेडार पर ले आए। और ये कोई मामूली पुलिस वाले नहीं थे, ये थे स्पेशलिस्ट्स, एनकाउंटर के बादशाह प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर और प्रफुल्ल भोसले। तीनों का एक ही टारगेट था, अबे जिसने मुंबई की रातों में डर फैला रखा है उसे अब दिन में भी चैन नहीं मिलेगा। पुलिस के इन बड़े नामों के रडार पर आना किसी भी अपराधी के लिए सीधी वार्निंग थी, या तो सुधर जा या मिटा दिया जाएगा। लेकिन सदा मामा का जवाब भी कुछ कम नहीं था। जो डर गया वो मर गया, और मैं अब डरता नहीं किसी से। वो अब गवली के आदेश भी अनसुने करने लगा था। धीरे धीरे उसने अपने अलग रास्ते बना लिए, अपने नियम, अपनी सजा और अपनी दुनिया। गवली गैंग के अंदर भी अब फूट पड़ चुकी थी। लोग समझने लगे थे कि सदा मामा अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। पुलिस चाहती थी कि उसे जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन सब जानते थे कि सदा मामा को पकड़ना मतलब सीधे गोलियों से बात करना। उस दौर में जब मुंबई पुलिस का एक ही फॉर्मूला था, एनकाउंटर नहीं टू सरेंडर, तब सदा मामा जैसे लोग या तो खुद मिट जाते या मिटा दिए जाते। और यही डर अब उसके सिर पर भी मंडरा रहा था। बिल्डर्स की हालत ऐसी थी कि जैसे ही सदा मामा का नाम लिया जाता उनके हाथ पैर कांपने लगते। रंगदारी देने में देर नहीं करते, और अगर किसी ने मना कर दिया तो उसे अगली सुबह अखबारों में पढ़ने के लिए तैयार रहना पड़ता। देखो साहब, पैसा दे दो, जान बचाओ, मामा से कोई नहीं जीत सकता। ये लाइन बिल्डिंग साइट्स पर मजाक में नहीं बल्कि डर के मारे सीरियसली बोली जाने लगी थी। लेकिन पुलिस भी अब सब्र की हद पार कर चुकी थी। उन्होंने हर एंगल से सदा मामा को ढूंढने की तैयारी शुरू कर दी थी। कॉल रिकॉर्ड्स से लेकर मुखबिरों तक हर मोड़ पर जाल बिछाया जाने लगा। यह अब सिर्फ एक क्रिमिनल को पकड़ने की कहानी नहीं थी, यह मुंबई को उसकी दहशत से आजाद करने की जंग थी। अब सबकी निगाहें सिर्फ एक चीज पर थीं, क्या सदा मामा अपनी चालाकी से पुलिस को चकमा देकर बच निकलेगा, या फिर एक दिन उसे भी उन्हीं गोलियों का सामना करना पड़ेगा जो उसने दूसरों के लिए तय कर रखी थीं। मुंबई की गलियों में जहां रातें सन्नाटे से नहीं बल्कि गोलियों की आवाजों से गूंजती थीं, बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड में जहां दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे ऊंचा था, वहीं कुछ नाम ऐसे भी थे जो सड़कों पर खून और खौफ की इबारत लिखते थे। उनमें से एक नाम था सदा मामा। लोग कहते थे कि वो आदमी नहीं, चलते फिरते मौत का साया था। उसकी आंखों में रहम की जगह नफरत बसती थी और उसके हाथों में हमेशा खून की तासीर रहती थी। उसने कानून को कभी माना ही नहीं, वो खुद ही अपना नियम था, खुद ही अपनी अदालत। लेकिन फिर भी कितनी भी लंबी रात हो, सुबह तो होनी ही है, और सदा मामा के लिए वो सुबह बहुत ही डरावनी थी। जब 2 हफ्तों में, हाँ पूरे 15 दिनों के अंदर, मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट विजय सालास्कर ने गवली गैंग के 3 टॉप शूटर्स को ढेर कर दिया,
गणेश शंकर, विजय तांडे और आखिर में सदा मामा। यह बात है 1997 की, वो साल जब अंडरवर्ल्ड की कमर तोड़ी जा रही थी और एक एक करके गैंगस्टर मिटाए जा रहे थे। जब सालास्कर की टीम ने सदा मामा को घेरा तो उसके चेहरे से पहली बार खौफ झलक रहा था। उसने सोचा भी नहीं था कि वो जो बरसों से दूसरों को डराता आया है, आज वही डर उसे अंदर से खा जाएगा। लेकिन वो भी जानता था कि ये एनकाउंटर स्पेशलिस्ट्स सिर्फ पकड़ने नहीं आए थे, वो आए थे खत्म करने। और हुआ भी वही। एक गलियों का शेर आज जमीन पर गिर चुका था। उसकी लाश के साथ खत्म हो गया वो खौफ जो उसने सालों से मुंबई के हर कोने में फैलाया था। बिल्डर्स की सांसें जो रोकी हुई थीं, अब चैन से चलने लगीं। पुलिस के रिकॉर्ड में एक और पन्ना जुड़ गया, सदा मामा का अंत। कितना भी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, सिस्टम से बड़ा नहीं होता। ये लाइन उस दिन सच साबित हुई। और शायद यही वो पल था जब लोगों ने समझा कि जो रास्ता सदा मामा ने चुना था, उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। उसकी कहानी अब बस फाइलों में दर्ज है, लेकिन यादों में उसकी दहशत, उसके जुर्म और उसका अंजाम आज भी मौजूद है। और यही सिखाता है कि जो भी हथियार उठाता है, उसका अंत हमेशा गोली से ही होता है। जय हिंद, वंदे मातरम।